Hello everyone. Now I am going to start next chapter. We have completed with cell the unit of life. We have seen the structure of a cell, the organelles, cell organelles present in a cell and their functions. Now let's move ahead one part ahead in cell biology. What are the chemicals that are present in a cell? What chemicals or the elements make up a cell or an organism? अब हम सेल का केमिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले, जो केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं जिनसे हम तैयार हुए हैं ऑलरेडी. अभी इस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स. दिस इज द जस्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 इन योर सिलेबस इन एनसीईआरटी. ओके, ऑल्सो दिस चैप्टर इज देयर फॉर स्टेट बोर्ड. बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल इस नाम से या बायोमोलिक्यूल्स नाम से आपको ये चैप्टर मिल जाए. ओके, सो जस्ट चेक आउट दैट इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ. दिस चैप्टर इज एक्चुअली डीलिंग विद द केमिकल्स प्रेजेंट इन अ सेल एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. हमारी बॉडी में कौन से केमिकल्स है, किन से हम बने हुए हैं, उनका हम बेसिक स्टडी करने वाले हैं, नॉट इन डिटेल. वैसा देखा जाए तो हमारे बॉडी में हजारों लाखों टाइप के मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े एंजाइम्स, प्रोटीन्स, शुगर्स, बहुत सारी चीजें रहेंगी, बट उनका एक बेसिक स्टडी हम करने वाले इस चैप्टर में. जैसे कि हमारी बॉडी में कार्बन है, वाटर है मतलब H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. इसी तरीके से हम शुगर्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में शुगर रहती, अलग अलग केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते. हम सॉल्ट्स के थ्रू आयंस इनटेक करते हैं, जैसे कि यू इनटेक सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, मीन्स यू आर taking sodium ions and chloride ions. Potassium ions are also there in your food. That is, dietary supplements will provide you with these ions, with these sulfates, phosphates, zinc. ये सब चीजें केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते, कहीं ना कहीं वो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते. कुछ सब्सटेंसेस उनसे तैयार होंगे, कुछ ब्रेक होंगे, जिनको हम हमारी बॉडी में फिर अलग अलग जगह अलग अलग कामों में यूज करें. ओके, अब हमें वो सारी चीजें नहीं देखने की उनसे क्या होने वाला है, बट दीज केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दे फॉर्म सम स्ट्रक्चरल पार्ट्स इन आवर बॉडी. जैसे कि शायद आपको याद आ रहा होगा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. उसी तरीके से राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोस, दैट इज न्यूक्लियो RNA एंड प्रोटीन्स. DNA is also a molecule that is made up of nucleotides. Sugars are there, glucose, fructose, cellulose. These are the sugars that are present in the eukaryotic cells. Means कहीं ना कहीं chemicals के बिना हम बनते नहीं. Without chemistry, life is a mystery. ये मेरी खुद की लाइन है, याद रखो जरा. Without chemistry, life is a mystery. Chemistry अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको जिंदगी क्या है यही नहीं समझेंगे. तो एक हिसाब से देखें तो ये बायोलॉजी का केमिस्ट्री वाला चैप्टर है. आपको एक और बात बता देता हूं, इन योर 12th स्टैंडर्ड देयर विल बी अगेन दिस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, बट इन योर केमिस्ट्री. मींस आपको केमिस्ट्री के शैलेश सर भी आपको ये चैप्टर लेंगे तो आपको वहां पर भी ये चैप्टर काम में आएगा. बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपका बायो में यहाँ पे चैप्टर हो रहा है, तो 12th में जब आपको सारे चैप्टर लेंगे तब आपको और आसान जाएगा, तब आप ही इसके ज्यादा आंसर्स दे पाओगे जल्दी से. बायोलॉजी में अपना हुआ रहेगा 11th में, तो आपको 12th में आसान जाएगा. So this is one important chapter and totally based on chemistry. So study of chemicals present in body in the living organism, that is known as biochemistry. Bio मतलब living और chemistry मतलब chemicals की study. So study of chemical composition, chemicals, elements present in the living organism is known as biochemistry, and we are dealing with the study of that part in this chapter. ओके, सो हम क्या करना है समझना है. बायोमोलिक्यूल्स मतलब हम ऐसी मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स विल डिफाइन इट लेटर, ओके, इन अपकमिंग पार्ट्स. बट एक आपको अगर स्टडी करना है कि हमारी बॉडी में कौन से केमिकल्स प्रेजेंट, तो उसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट बेस्ड डिजाइन किए हुए हैं. आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो अब हम करेंगे पहला वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे हम एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इस केमिकल के साथ में, और दूसरा एक एनालिसिस करने वाले हैं हम एलिमेंटल एनालिसिस. दीज आर द 2 एलिमेंटल एनालिसिस. एनालिसिस मतलब जांच करना है एलिमेंट्स की, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन आवर टिश्यू और आवर बॉडी. तो मैं एलिमेंट्स देखना चाहता हूँ कि, तो उसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट है. पहला एक्सपेरिमेंट है एसिड का एक्सपेरिमेंट है,
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। और दूसरा है डायरेक्टली एक थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, ऐश स्टडी। ऐश मीन्स राख, जला देना पड़ेगा तुमको उस चीज को और उसके बाद उसकी स्टडी करना पड़ेगी। सो दीज आर द टू मेथड्स। लेट्स सी वन बाय वन, आपको यही दो एक्सपेरिमेंट्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ केमिकल्स देखेंगे, मैं आपको उसके बारे में बोलूंगा, पेज नंबर एनसीईआरटी वगैरह उसके फोटोज आ जाएंगे, आपको थोड़ा चेक कर लेना। ओके, अब पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की स्टडी कैसा करना। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे कैरी आउट करना, मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर स्टेप्स लिख देता, आप समझ जाएंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म में अपने को कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये देखने के लिए, हमारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है ये देखने का है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक लीफ, पत्ते ले लो, या फिर लीवर का टिश्यू लो, कोई भी नॉन वेजिटेरियन ऑर्गेनिज्म अगर तुमको मिल रहा है, जैसे कि कार्निवोर्स रहेंगे, उनकी बॉडी की स्टडी करने की, तो उनके बॉडी के पार्ट्स जैसे कि मसल्स, लीवर, सॉफ्ट टिश्यू ले लो कोई तो भी उसका, ठीक है। या फिर अगर प्लांट्स की करने की तो लीव्स ले लो उसके, पालक के पत्ते वगैरह, सब्जियां वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो दिस विल बी योर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ओके, इट इज द प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ओके, जस्ट टेक इट इन अ मॉर्टल एंड पेस्टल। अपना मॉर्टल पेस्टल जो रहता, आप क्या बोलते हैं उसको मराठी में, खड़पत्ता वगैरह कुछ बोलते हैं, राइट, बरोबर। सो उसके अंदर आप उसको ले लो, इस तरीके से रहेगा ना, वो चटनी बनाते ना जिसमें मिर्ची का ठेचा वगैरह बनाते अपन, सो ये पत्थर का रहता, वैसे लैब में इसको बोलते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल, मॉर्टर एंड पेस्टल। ओके, तो इसकी मदद से क्या करो, वो जो कोई भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसको क्रश करना स्टार्ट करो। क्रश मींस जस्ट क्रशिंग इट। ओके, सो उसको क्रश करो, उसको बारीक एकदम पूरा जूस जैसा बना लो। अब बहुत से लोग भी बनाते होंगे, देखो सुबह सुबह करेले का जूस वगैरह आपके घर पे आयुर्वेदिक इलाज वगैरह जैसा अपन बनाते हैं, वही एक्सपेरिमेंट है, वहां तक करो, बस उसका एकदम जूस बना लो पूरा। ओके, बट उसको जब तुम ऐड करोगे, उसको जब क्रश करोगे, इस तरीके से ग्राइंड करेंगे हम जब उसको, तो उसमें पानी नहीं डालने का, इंस्टेड ऑफ वाटर एड वन एसिड नोन एज ट्राइक्लोरो एसिड, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिटिक एसिड डालने का, ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन, और एसिटिक एसिड CCOOH। अब ये कैसा बनाया मैंने फॉर्मूला, देखो इसमें मेन एसिड कौन सा है, देखो एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है मेन, एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COOH। यू मस्ट हैव सीन दिस इन केमिस्ट्री। तो ये 2 कार्बन वाला एसिड है CH3COH। एक कार्बन वाला एसिड कौन सा है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड है तुम्हारा, एक कार्बन वाला एसिड। ओके, ये 2 कार्बन वाला CH3COH मिथिल ग्रुप, और उसको COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज योर एसिटिक एसिड। अब इसमें क्या करने के, जो इसके 3 हाइड्रोजन्स हैं, वो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देने के, जस्ट रिप्लेस देम बाय 3 क्लोरीन एटम्स and then keep the remaining part as it is. It will become trichloro and it is the derivative of acetic acid, hence it is trichloroacetic acid. फॉर्मूला कैसा बनाया ध्यान में है। सो जस्ट एड दैट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर के। सो कीप एडिंग दैट एसिड, दिस आर दी टिश्यू एंड दिस इज जस्ट योर एसिड, कीप एडिंग इट। एकदम पतला ऐसा उसका लिक्विड नहीं बना देने का, थोड़ा थोड़ा डालने का, एक पेस्ट जैसा बनाने का हमारे को, उसको लिक्विड पूरा पानी नहीं कर लेना, उसको ऐड करो, सफिशिएंट अमाउंट में ग्राइंडिंग करो, एकदम फाइन ग्राइंडिंग करो उसकी, एकदम बारीक। मिक्सर में करने का नहीं है, होशियार दिमाग मत लगाओ ज्यादा कि सर इसको मिक्सर में पीस लेंगे अपन, उससे क्या होता है कुछ कंपाउंड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं मिक्सर वाली ग्राइंडिंग से। इस वाली ग्राइंडिंग से क्या होता है, प्रॉपर उसकी ग्राइंडिंग होती हमारे एक उसकी स्पीड से प्रॉपर ग्राइंडिंग हो। सो इसको नॉर्मल जो टेक्निक बोला, मैकेनिकली ही इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग के बाद तुम्हारे को एक पेस्ट जैसा यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। सो जस्ट फिल्टर दैट पेस्ट, फिल्टर कर दो उस पेस्ट को, ग्राइंड करने का पेस्ट मिलेगा, पेस्ट को करने का फिल्टर। और फिल्टरिंग कैसा करेंगे, हमारे पास एक फनेल रहेगा और एक बीकर रहेगा, ठीक है। ये बीकर में आपकी फनेल फिट बैठ जाएंगी, इस तरीके से एक बीकर रहेगा और उसमें फनेल रख देंगे, ठीक है। फनेल के अंदर अपन क्या करेंगे, फिल्टर पेपर डाल देंगे। अपने लैब में फिल्टर पेपर देखा होगा, वॉटमैन्स फिल्टर पेपर नंबर 4, 3 अलग अलग फिल्टर पेपर्स रहते हैं। सो फिल्टर पेपर का प्रॉपर एक सर्कल ऐसा ये फनेल में रख देने का। फनेल कांच की जाली जैसा रहेगा, आपके रॉकेट वगैरह भरने का जैसा रहता है, आपको सबको पता ही है, इतनी तो केमिस्ट्री आपको आती होगी।
फनेल में से इसको फिल्टर कर लेने का, ये जो पेस्ट रहेगा क्या होगा, नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे थोड़ा सा एक लिक्विड था, वो जो वाटरी फ्लूइड है, एसिड है, वो नीचे आ जाएगा। ओके, और कुछ हिस्सा यहीं पे चिटक के रह जाएगा ये कागज के ऊपर। आपको थोड़ा सा क्रश जो नहीं हुआ ठीक से एकदम ऐसा, जैसे कि चाय छानने के बाद आपको चाय नीचे मिलती है और पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे आपको नीचे एक लिक्विड मिलेगा और ऊपर एक थोड़ा सा इनसोल्यूबल ऐसा पार्ट आपको ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे दो आपको पार्ट्स मिलेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज फिल्ट्रेट, नीचे जो मिल रहा है उसको बोलने का फिल्ट्रेट, और ऊपर जो रिटेन हो जा रहा है, ऊपर ही रुक जा रहा है, जो नीचे नहीं आ पा रहा फिल्टर होके थ्रू दिस फिल्टर पेपर, इट इज कॉल्ड रिटेंटेट। फिल्ट्रेट और रिटेंटेट, the part which is coming down along with acid is known as filtrate because it is filtered part, and the part which is not filtered, which cannot be filtered because it is somewhat insoluble in the acid and it remains up on the paper only, this part is known as retentate. चाय होगी तुम्हारी फिल्ट्रेट और चाय पत्ती होगी रिटेंटेट। एक एनालॉजी ध्यान में रखने के लिए, चाय बनाया तुमने, ये चाय बनाना एक प्रकार से उसको क्रश करे, चाय को क्रश नहीं करता है, नो दैट, बट चाय को जिस तरीके से हम छानते हैं, चाय एक चाय की पत्ती को ऊपर रहने देते हैं और चाय नीचे, तो वैसे दिस इज द फिल्ट्रेट हियर एंड दिस इज द रिटेंटेड पार्ट। ओके, अगर दूसरा नाम रखूं मैं इसका तो एसिड सोल्यूबल पार्ट इज द फिल्ट्रेट, क्योंकि एसिड के साथ घुल के वो चीज मिक्स होके वो नीचे आ गई है, हेंस इट इज कॉल्ड एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। And the second one is the acid insoluble fraction. Retentate is the acid insoluble fraction. समझ में आ रहा है दो फ्रैक्शंस, एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। अब इतना तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली आप घर पे भी कर सकते हैं, बट डोंट ट्राई इट बिकॉज यू विल नॉट गेट CL3COH, उसको पाने की कोशिश मत करो। बट इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको तुरंत एलिमेंट्स पता नहीं चलेगा। इसके आगे आपको थोड़ा सा केमिकल एनालिसिस वाले पार्ट में जाना पड़ेगा, आपको लैब वर्क करना पड़ेगा। लैब वर्क करने के बाद साइंटिस्ट को क्या पता चला, क्या किया साइंटिस्ट ने, अब ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में का एक फिल्ट्रेट अलग निकल गया, रिटेंटेड अलग निकल गया, तो फिल्ट्रेट में का एक ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में लिए, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है क्या वो चेक करने के लिए कुछ और केमिकल्स ऐड किए, तो कार्बन की टेस्ट पॉजिटिव आ गई। उसमें ऑक्सीजन है क्या टेस्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए, वो ऑक्सीजन की टेस्ट पॉजिटिव आई। इसी तरीके से क्लोरीन की टेस्ट वगैरह वगैरह, इस तरीके से हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर प्रेजेंट हियर एज वेल एज हियर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी दोनों तरफ मिले, इधर भी और इधर भी। मतलब आपको इस तरीके से थोड़े से कंपाउंड्स आप सेपरेट किए, तो आपको एक याद रखने के लिए बोल देता हूं, जैसे कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, लार्ज molecules such as proteins are present in retentate fraction। रिटेंटेट में आपको ज्यादातर प्रोटीन्स मिलेंगे, लार्जर प्रोटीन्स, जबकि फिल्ट्रेट में अपने को स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये लिख के रखो कि कौन से वाले में क्या मिला, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वर प्रेजेंट इन योर फिल्ट्रेट सेक्शन और द फिल्ट्रेट फ्रैक्शन, एसिड सोल्यूबल। इसमें प्रोटीन्स के साथ हमको डीएनए लार्जर डीएनए, बड़े बड़े डीएनए भी यहाँ पे मिले, आरएनए बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज, दे आर दी पॉलीमर्स। ओके, तो जनरली जो पॉलीमर्स है हमको ऊपर मिले, ओके, पॉलीमर्स हमको ऊपर मिले टेस्ट के बाद, और जो स्मॉल मोनोमर्स है, छोटे छोटे उनके मोनोमर्स, व्हाट आर दिस पॉलीमर्स, मोनोमर्स, विल सी इट, ये हमको जनरली नीचे है। जैसे कि सिंपल शुगर्स नीचे मिली, कॉम्प्लेक्स शुगर्स ऊपर मिली, कॉम्प्लेक्स शुगर्स हमें ऊपर मिली, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर्स में मतलब सेल्यूलोज योर ग्लाइकोजन, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स, sugar molecules were present in retentate section, but simple sugars like glucose, fructose, these were present in smaller your filtered section। okay, lipids हमें ऊपर मिले, लिपिड्स हमें ऊपर मिले, ऑयल्स, लिपिड्स, ऐसी कुछ चीजें हमें ऊपर मिली। लिपिड्स आर एक्चुअली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बट दे आर प्रेजेंट इन अपर पार्ट, व्हाई, हाउ, वी विल सी इट लेटर। ओके, जब लिपिड्स का डिस्कशन आएगा तब आपको मैं ये पॉइंट फिर से याद दिलाऊंगा। बट अमाइनो एसिड्स हमें नीचे, लिपिड्स ऊपर मिले और अमाइनो एसिड्स नीचे मिले। अमाइनो एसिड्स, सिंपल अमाइनो एसिड्स, कुछ छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स नीचे भी मिले।
देखो अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं एक्चुअली, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, बट बहुत बड़े बड़े अगर प्रोटीन्स हैं तो उनके अमाइनो एसिड्स ब्रेक नहीं होते ठीक से ये ग्राइंडिंग के टाइम, तो कुछ प्रोटीन्स बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं तो वो ऊपर चले गए, वो टूट के नीचे नहीं आए, डिजॉल्व हो गए, लेकिन जो टूटे फूटे कुछ अमाइनो एसिड्स थे वो डिजॉल्व होके नीचे मिल गए। तो इतना ही याद रखने का है आपको, जनरली जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है उनके लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज एंड मॉलिक्यूल्स, सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वेर फाउंड in retentate or acid insoluble fraction, right? And micromolecules were present in smaller in your filtrate part or the acid soluble fraction. acid soluble fraction में हमको smaller molecules मिलेंगे। ओके क्यों? क्योंकि ग्राइंडिंग होने के बाद लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे और उनके जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे वो डिसॉल्व होकर नीचे आ जाएंगे। एक जनरल सेंस लगा सकते हैं आप यहाँ पे कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स का आप क्रशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे उसकी, तो बाद में ग्राइंडिंग के बाद सिंपल होकर वो नीचे आ जाएंगे, जबकि बड़े बड़े टुकड़े ऊपर ही रह जाएंगे। तो वही हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऊपर रह गए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए। और जो नीचे आए वाले मॉलिक्यूल्स है, दीज सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, सो दीज न्यूक्लियोटाइड्स, okay, nucleotides, these are called micromolecules, also known as biomolecules. Micromolecules also known as biomolecules, ये चैप्टर का नाम है। तो हमको जो बायोमोलिक्यूल स्टडी करने के वो नीचे के सेक्शन के स्टडी करें, ऊपर तो रहेंगे, उनसे बने वाले रहेंगे ऊपर की चीजें, लेकिन उनका हिस्सा जो है वो एक्चुअली नीचे, हम इनकी स्टडी करने आए। ओके, सो एक्सपेरिमेंट समझ में आया। कोई भी मटेरियल को ग्राइंड करने का विथ विच एसिड, आपको एमसीक्यू पूछेंगे कौन सा एसिड डालने का, HCl H2SO4 नहीं डालने का, दैट आर इनऑर्गेनिक एसिड्स, दे विल प्रोड्यूस सम अदर सब्सटेंसेस, दे विल डिस्ट्रॉय सम सब्सटेंसेस, बट अपन कौन सा ऑर्गेनिक एसिड यूज करेंगे, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। जस्ट ग्राइंड द सब्सटेंस, द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, देन फिल्टर आउट इट। After filtering, you will get two parts: the retentate insoluble part, acid insoluble, and the filtrate, that is acid soluble part. In acid insoluble part, we can find thousands of macromolecules like proteins, DNA, RNA. Okay, and along with lipids. Though lipids are small molecules, but they are present in upper portion. But we can find some small micromolecules in the lower portion, that is the filtrate part. They are called micromolecules. आया ध्यान में कैसे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपका एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है, जस्ट रीड आउट। आपके एंड से, ये वाले पेज के एंड से स्टार्ट होगा, अगले पेज तक दिया हुआ है, फर्स्ट पेज पर ही आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर के। ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आपको इस तरीके से लिख के रख लो, या फिर ऐसे दो कॉलम बनाओ और दो कॉलम में ये एक्सपेरिमेंट नीचे तक लिखो, इसमें रिटर्न ऐसा बना लो, एक छोटा सा ड्रॉ करे तो भी चलता। अपने को दो चीजें मिलेंगी, रिटेंटेट और दूसरा रहेगा फिल्ट्रेट। रिटेंटेट में क्या है, फिल्ट्रेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स लिखे है मैंने। दिस इज एसिड इनसोल्यूबल, दिस इज एसिड सोल्यूबल। इट विल प्रोड्यूस, इट विल बी हैविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, इट विल बी हैविंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये एक्सपेरिमेंट में आपको इस तरीके से दो कर लिए तो डिस्टिंग्विश कैसा याद भी रहता जल्दी से। इसमें आपको लार्ज मॉलिक्यूल मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसमें माइक्रो, और इसमें आपको मैक्रो कौन से मिलेंगे, माइक्रो कौन से, मैंने लिस्ट बना दिया वो यहाँ लिख। याद से लिपिड्स इधर लिखो और लिपिड्स को अंडरलाइन करो और स्टार करके रखो, क्योंकि लिपिड्स एक बहुत एक्सेप्शनल केस है। वैसा देखा जाए तो लिपिड स्मॉल होने के वजह से इधर मिलने चाहिए थे, लेकिन वो यहाँ मिलते। क्यों, क्या इसका रीजन आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट वो यहाँ मिलने चाहिए थे, वो यहाँ मिलते। ये एमसीक्यू भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट इज इजियर। It's simply a burning experiment, a destructive experiment. What do you mean by destructive experiment? हम उसको तोड़फोड़ करेंगे। सीधा सीधा जो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, मतलब टिश्यू वगैरह, अभी जो पत्ते लिए थे हमने, उन पत्तों को पहले क्या करने का, वेट ले लेने का, उनको वजन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल पालक ले रहे हैं हम, या फिर टिश्यू, लीवर टिश्यू, मसल टिश्यू यूज कर रहे हैं। तो जो पालक लाए हमने, तो स्पिनच, तो उस पालक को हम क्या करेंगे, पहले सब्जी को धो लेंगे अच्छे से और उसका वजन ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 100 ग्राम निकली, टिश्यू कितना ग्राम निकला, 100 ग्राम। अभी हमने उसको जलाया नहीं है, कुछ नहीं किया है, अभी जो वेट मिला है, दिस वेट इज नोन एज वेट। कौन सा वेट, वेट। व्हाट इज वेट? अभी गीला, उसमें पानी प्रेजेंट है, वाटर इज देयर, इट्स कॉल्ड वेट ऑफ दैट टिश्यू, 100 ग्राम्स। ओके, अभी मैं उसको क्या करूंगा, 24 घंटे के लिए
ओवन ड्राई कर लूंगा 24 आवर्स के लिए एट रूम टेम्परेचर। उसको 24 आवर्स थोड़ा टेम्परेचर रखने का 36 37 डिग्रीज ऐसा या 40 डिग्रीज रख देने का, उसको ड्राई होने के लिए रख देना। रात भर में उसमें का पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी इवेपोरेट होकर एकदम सूख जाएंगे, वो पालक एकदम ग्रीन कलर के एकदम ड्राइड आपको दिखाई देगी। अब उसका वजन लेंगे तो आपको उसका वजन कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल 25 ग्राम्स ड्राई करने के बाद। सो दैट वेट इज नोन एज ड्राई वेट, नाम में ड्राई वेट, सूखा वजन उसका सूखने के बाद। पहले नॉर्मल वजन ले लेने का, इट इज वेट एंड जस्ट ओवन ड्राइड और ऑटोक्लेव बोल के एक मशीन रहती है ओवन की जैसी, उसके अंदर रख देने का। अंदर गर्म हवा रहती, उसकी वजह से क्या था, वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाता और अब जो वजन उसका बच जाता पूरा सूखने के बाद में, इट विल बी कॉल्ड ड्राई वेट। इट विल बी ऑब्वियसली लेस देन योर वेट, क्योंकि पानी उड़ गया ना उसमें का पूरा। जनरली वजन पानी की वजह से रहता है सब्जियों में, तो पूरा एकदम सूख जाएगा, बहुत कम आएगा, 20-25 ग्राम के आसपास है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली दिस बर्न दिस, इसको जला देने का। अब जो सूखे पत्ते इनको जला देने का, इनकी बर्निंग कर देने की। क्या हो जाएगा बर्निंग के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, CO2, करेक्ट है, CO2 के फॉर्म में उसमें गैस रिलीज हो जाएगी बर्निंग के बाद। बचा कुछ वाटर अगर होगा तो वो भी रिलीज हो जाएगा उसके अंदर से, और तुमको एक यहाँ पे ऐश तैयार हो जाएंगी, राख बच जाएंगी बस उसकी। ऑब्वियस है, जलाने के बाद उसकी राख बच जाएगी। वो जो ऐश रहेगी अब हम उसकी स्टडी करेंगे, वो जो राख बच जाएगी उसकी स्टडी करेंगे। तो उसमें आपको ज्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें नहीं रहते, क्योंकि ऑलरेडी हमने बर्निंग करने की वजह से क्या हो गया, कार्बन निकल के चले गए, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन हमने पहले वाटर के फॉर्म में इवेपोरेट कर दिए। तो जो बचे कुछ है जलाने के बाद में क्या होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरे डिस्ट्रॉय रहते, जल जाते, निकल जाते। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कैल्शियम के सॉल्ट्स, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, ओके, सोडियम पोटेशियम आयंस, तो जनरली इनऑर्गेनिक पार्ट हम इसमें स्टडी करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट ज्यादा यूज होता, और इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के लिए ऐश वाला, बर्निंग ऑफ दैट टिश्यू, ये वाला एक्सपेरिमेंट। ग्राइंडिंग एक्सपेरिमेंट is done for organic analysis and the burning or ash study experiment is done for inorganic। डिफरेंस समझ में आ रहा, क्यों दो कर रहे हैं। जनरली आपको कौन से सॉल्ट्स, आयंस कितने प्रेजेंट है ये स्टडी करने के लिए कैल्शियम वाला ऐश स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि कोई हड्डी वगैरह है उसके अंदर कैल्शियम कितना है वो स्टडी करने के लिए आप ऐश स्टडी करेंगे उसकी। लेकिन अगर कोई टिश्यू में कार्बन कितना है, उसके अंदर शुगर कितनी है, प्रोटीन कितने, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये स्टडी करने के लिए मैं ग्राइंडिंग एक्सपेरिमेंट यूज करूँ। ओके, इसके बाद जब मैं एनालिसिस करूंगा कि उसके अंदर कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, सोडियम पोटेशियम कौन सा है, तो आपके सामने टेबल आ रहा है। ओके, जस्ट लुक एट दिस टेबल इन एनसीईआरटी टेबल 9.1। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, अ कंपैरेटिव स्टडी और द कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो हमको ऐसे कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे जो हमको मिट्टी में भी मिलेंगे। अगर मैंने मिट्टी उठाया, जमीन से आपने मिट्टी उठाया अर्थ के क्रस्ट से, सो वो मिट्टी की स्टडी किया तो उसमें भी मुझे कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब चीजें मुझे मिट्टी में भी मिलेंगी। वही चीजें मुझे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में भी मिलेंगी। ये एक्सपेरिमेंट में भी कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब हम उसी मिट्टी से बने वाले हैं, बराबर है। आपने सुना होगा कि वी आर फॉर्म फ्रॉम दिस 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, राइट, एयर, इन 5 चीजों से बने वाले हम। तो इस तरीके से 4-5 चीजें आपको जो है पंचतत्व वगैरह आपने सुना होगा, मतलब इन चीजों से हम बने वाले। हम में भी वही एलिमेंट्स है, मिट्टी में भी वही चीजें, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, राइट, हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, गैसेस है, मतलब वही एलिमेंट्स हमारी बॉडी को बनाते हैं। लेकिन फिर फर्क क्या है, हम जिंदा क्यों है, हम लिविंग क्यों है, वो नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर अपनी बॉडी में जो केमिकल्स है उनका परसेंटेज और उनमें जो प्रेजेंट है उनका परसेंटेज डिफरेंट है। तो वही एनालिसिस आपको पेज नंबर 143 के 9.1 टेबल में आपके सामने जो टेबल आ रहा है, सी दैट टेबल, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो आपको जो टेबल है देखो अच्छे से एनालाइज करो। एलिमेंट्स, वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट मतलब मिट्टी, उसमें कितना परसेंट है, और ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी में कितना है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 हाइड्रोजन देखो, अगर आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन 0.14% है मिट्टी में सिर्फ 0.14% है, और अपनी बॉडी में 0.5, आधा टक्के हाइड्रोजन है, जबकि उनका 0.14 बहुत कम है।
वैसे कार्बन देखो 0.03 अगर मिट्टी में है तो हमारी बॉडी में 18% कार्बन है, हमें कार्बन ज्यादा है, अपनी बॉडी में कार्बन ज्यादा है, राइट। ऑक्सीजन अगर आप देख रहे हैं तो मिट्टी में ऑक्सीजन ज्यादा है 46% और अपनी बॉडी में सिर्फ 65% ऑक्सीजन, अपनी बॉडी में उससे ज्यादा ऑक्सीजन। वही अगर मैं नाइट्रोजन देखूं तो बहुत कम है मिट्टी में, लेकिन अपनी बॉडी में 3% नाइट्रोजन है, दिख रहा है आपको ये सब टेबल में, राइट। उसी तरीके से सल्फर 0.03 है मिट्टी में तो अपनी बॉडी में 0.3, सोडियम 2.8 है मिट्टी में तो अपनी बॉडी में 0.2, अपनी बॉडी में बहुत कम है सोडियम। कैल्शियम मिट्टी में ज्यादा है 3.6, कैल्शियम अपने अपने कार्बोनेट वगैरह ये फॉर्म में रहता है और अपनी बॉडी में 1.5% है। उसी तरीके से मैग्नीशियम 2.1 और अपनी बॉडी में 0.1 और लास्ट में दिया सिलिकॉन विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन हाइयर अमाउंट इन सॉइल, सिलिकॉन ऑक्साइड रेत के फॉर्म में रहता है, वाळू वगैरह रेत वगैरह के फॉर्म में मिट्टी में रहती, रेत रहती ना, वो 27% है सिलिकॉन, लेकिन अपनी बॉडी में सिर्फ बहुत 0.001 ऐसे निग्लिजिबल अमाउंट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एमसीक्यू फ्रेम करूँ ये टेबल के हिसाब से तो मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं 46% ऑक्सीजन है, जबकि अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रेजेंट है, अगेन ऑक्सीजन। अपनी बॉडी में दूसरे नंबर पे कार्बन है, जबकि मिट्टी में दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है। तो आपको ये याद रखना है, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, आपको एक ऑर्डर ऑफ अगर पूछे परसेंटेज ऑफ सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बॉडी, परसेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी तो कितना रहेगा, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, बना लो इस पे से ऑर्डर तैयार कर लो, 2-3 और ले लो। कार्बन के बाद नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ये 4 तो भी याद रखें। कितना है ऑक्सीजन, 65 इज ग्रेटर देन 18.5 इज ग्रेटर देन 3.3, 1.5, ये अपनी बॉडी। इसी तरीके से मिट्टी का लिख लो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, और उसका ऑर्डर तैयार करो आपको होमवर्क के, ठीक है। मतलब अपनी बॉडी में वही चीजें, मिट्टी में भी वही चीजें। दूसरा टेबल आप उसी के नीचे का देख लो, हमने जब इनऑर्गेनिक स्टडी किया ये वाला तो हमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका आपको सिंबल दिया वाला है, जैसे कि हमको 9.2 अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू, जिसमें आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंने अभी बोला वाटर, और कंपाउंड्स रहेंगे कुछ NaCl, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स, PO3 और PO4 ये सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपनी बॉडी। वाटर इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। ऊपर का जो टेबल है आपको एडेप्टेड फ्रॉम CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। CNR राव ही इज भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर के साथ इनको भारत रत्न मिला था, तो ये बहुत नामी गिरामी अपने साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। तो उनकी एक बुक है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, वो किताब में से ऊपर वाला टेबल लिया है, नीचे वाला टेबल तो एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है, बस सिंबल से कि सिंबल है कि सोडियम का सिंबल है Na, पोटेशियम का K, मतलब ये चीजें अपनी बॉडी में मिलती है, ओके। तो इन्हीं से मिलकर हमारी बॉडी में कुछ कंपाउंड्स तैयार होंगे जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। उसमें हम 5 मेजर कंपाउंड्स रहेंगे तुम्हारे, दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे, तो हम आगे फिर अगले लेक्चर में देखेंगे 5 मेजर कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, योर न्यूक्लिक एसिड्स दैट इज DNA, RNA, और तुम्हारे लास्ट में रहेंगे फिर एंजाइम्स। तो हम ये कुछ कंपाउंड्स देखेंगे और एक शॉर्ट स्टडी विटामिन के चैप्टर में करेंगे। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट विथ 2 एक्सपेरिमेंट्स। दोनों एक्सपेरिमेंट्स मुझे नहीं लगता काफी मुश्किल थे, आसान एक्सपेरिमेंट से छोटे छोटे आप लिख के रख लो बस, उसके एनालिसिस वगैरह, और NCERT में जो फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे डिस्कशन है वही मैंने आपको बताया, ओके। विल स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।